बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्विज का इसका इको 401 का क्विज 1 आ चुका है। मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ इसमें ये बिल्कुल रीसेंट क्विज है, अभी ये नवंबर 2023 का है, ठीक है। और ये इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को सारे इसमें जो है ना वो इतने ज़्यादा इसमें एमसीक्यूज हैं कि आप लोग आसानी से जो है ना इसमें से आपके एमसीक्यूज में से आधे से ज़्यादा तो आपके क्विज में इसी में से एमसीक्यूज आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा सारे मैंने बनाए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जिन बच्चों को पेड सर्विसेज चाहिए वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। आप उसके लिए भी जो है हमसे जो है वो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पेड सर्विसेज ग्रुप का, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको व्हाट्सएप नंबर चाहिए पेड सर्विसेज के लिए तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, 0335607869, ठीक है। आप लोग पेड सर्विसेज के लिए हमसे राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। आपके 100% मार्क्स की गारंटी होती है क्विज़ेस में। अच्छा, हम आते हैं अपने क्विज की तरफ। A 40% इंक्रीज इन डिमांड फॉर कार्स रिजल्ट फ्रॉम a 20% डिक्लाइन इन फ्यूल प्राइसेज। यानी कि अगर 20 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है, ठीक है, और जो गाड़ियां हैं उनकी डिमांड में 40% इजाफा हो चुका है, तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को वो कह रहे हैं कि फाइंड करें। अब हमें फार्मूला पता है कि फार्मूला क्या होता है, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। तो डिमांड अब इसमें कितनी है, 40% इंक्रीज हुआ है, तो 40 डिवाइडेड बाय 20% जो है वो कितना है प्राइस, तो 40 डिवाइडेड बाय 20, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्विज के ऊपर हम लोग चलते हैं। पॉइंट्स आउटसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शो दैट। हमें पता है कि जो आउटसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होता है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। हाँ, अगर ये है कि अगर टेक्नोलॉजी को अगर आप लोग बढ़ा दें तो उससे ये होता है कि थोड़ी सी आउटवर्ड मूव कर जाती है आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अदरवाइज उस फ्रंटियर के बाहर जो है ना वो आउटपुट अटेन करना जो है वो इम्पॉसिबल होता है। आप पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन फ्रंटियर के टॉपिक में से भी आप लोग देख सकते हैं। When consumer expenditures on a particular good fall in response to increase in their income, that good can be। अच्छा, जब किसी इंसान की इनकम इंक्रीज होती है तो वो कौन सी गुड होती है कि जिसकी डिमांड हम लोग डिक्रीज कर देते हैं, वो होती है इंफीरियर गुड, क्योंकि वो हमें फिर कम तर लगने लग जाती है, हम फिर अच्छी चीज की तरफ जाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। क्वांटिटी ऑफ द गुड दैट सेलर्स विश टू सेल एट ईच प्राइस लेवल इज कॉल्ड सप्लाई। ये आप लोगों के सप्लाई वाले लेसन में ये वाली डेफिनेशन भी मौजूद है। वो वाली क्वांटिटी जो सेलर्स को ख्वाहिश होती है हर प्राइस लेवल पे बेचने की, वो सप्लाई होती है। वही जो सप्लाई करते हैं ना, क्योंकि उनको ख्वाहिश होती है बेचने की, तभी तो वो चीज सप्लाई करते हैं। आगे हम चलते हैं। जब किसी भी जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, ठीक है, वो अगर ग्रेटर देन 1 हो तो उसका क्या होता है, उसका मतलब होता है इलास्टिक। कोई भी चीज ग्रेटर देन 1 होती है तो वो आंसर जो है ग्रेटर देन 1 आए तो वो हमें पता है कि इलास्टिक होता है, लेस देन 1 आए तो वो होता है इन इलास्टिक, और अगर 1 आ जाए तो वो हमें पता है कि यूनिट इलास्टिक होता है, ठीक है। तो इस तरह के 3 एमसीक्यूज आ सकते हैं आपके। If there is an increase in the long term economic growth, then the production possibility। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है अब वो बढ़ चुकी है, तो उस वक्त फिर क्या होगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है हमारी आउटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। ओके, आउटवर्ड शिफ्ट करेगी क्योंकि ज्यादा जो है वो प्रोडक्शन होगी, तो जो एरिया होता है ना अंडर द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर वो हमारा एक्सपेंड कर जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। Which of the following measures the responsiveness of demand for one good to a change in price of another good। यानी कि आप एक चीज की प्राइस में आप चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से दूसरी चीज की जो डिमांड में अगर चेंज आ जाए तो वो ये किस चीज की डेफिनेशन होती है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। ये आपने याद कर लेना है। अब यहां से आप अंदाजा लगाएं कि इस तरह के आपके 4 एमसीक्यूज बन सकते हैं। आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की भी डेफिनेशन ऐसे आ सकती है, आपकी इनकम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की भी डेफिनेशन आ सकती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की भी आपकी जो है ना वो डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है। अच्छा, ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ, 4 एमसीक्यूज में आप लोगों को मजीद जो है वो कवर करवा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर होता है ना कि रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ गुड, रिस्पॉन्सिवनेस फॉर डिमांड फॉर द चेंज इन इनकम, तो उसका आंसर होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। और उसके अलावा अगर होता कि चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, तो वो क्या होता है हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका आंसर होता है। और अगर हमारे पास स्टेटमेंट आ जाए कि चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस, तो फिर उसका जो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। आगे चलते हैं हम। Farooq is running a logistics business and provides logistics services to the local business community. For his company, truck drivers fall in the category of। देखिए, जो कोई भी इंसान जो आप लोगों के बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है, आपको हेल्प आउट करता है, वो किस में फॉल करती है, किस कैटेगरी में, लेबर में आती है, जिसको आप लोग वेजेस देते हैं, जिसको आप काम करवाने का पैसा देते हैं। तो जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं उनको आप लोग पैसा देंगे तो वो आपका काम करेंगे ना, तो ये लेबर की कैटेगरी में फॉल करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं।
अगर डिमांड जो है वो ऑटोमोबाइल्स की बढ़ जाती है, ठीक है, गाड़ियों की जो डिमांड है अगर वो इंक्रीज हो जाती है और जो सप्लाई कर्व है ना उसको हम अब इंक्रीज नहीं कर रहे, यानी कि सप्लाई हम नहीं चेंज कर रहे, डिमांड, लोग चीज ज्यादा डिमांड कर रहे हैं लेकिन सप्लाई जो है ना वो आपकी चीज की वो कम है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं लेकिन चीज मार्केट में कम अवेलेबल है, तो एक तो ये कि उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। और ऑटोमोबाइल्स की जो क्वांटिटी है ना, इक्विलिब्रियम जो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए ऑटोमोबाइल्स की क्वांटिटी भी हमें ज्यादा करनी पड़ेगी और हमें उधर से जो उसकी प्राइस है ना वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो चीज जब सप्लाई किसी चीज की कम होती है ना तो ऑटोमेटिकली उसकी जो प्राइस होती है ना वो तो हमें पता है कि वो चीज फिर महंगी हो जाती है, हमें लोग महंगे दामों जो है वो देते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमें ये भी पता है कि जब डिमांड अगर इंक्रीज होगी तो हमें पता है कि डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होंगी तो तभी हम लोग इक्विलिब्रियम को अटेन कर पाएंगे, ठीक है। तो डिमांड अगर इंक्रीज हो जाती है तो हमें उधर से फिर ऑटोमोबाइल्स की क्वांटिटी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, तब जाके जो है ना वो हमारा इक्विलिब्रियम अटेन होगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम चलते हैं, व्हाट डज द इकोनॉमिक टर्म राशनिंग रेफर टू? राशनिंग ये मतलब होता है कि एलोकेशन ऑफ स्कार्स गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये डेफिनेशन आपकी बुक में भी है, ये आप लोगों ने याद कर लेनी है, ये अक्सर आ रही है। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो जाती है with each additional unit produced then it is the principle of decreasing opportunity cost, ठीक है। अगर यहाँ पे आ जाता ना, अच्छा यहाँ से भी आप लोग देखें कि यहाँ पे भी 3 MCQs इस तरह के आपके क्विज में आ सकते हैं। यहाँ पे तो जस्ट डिक्रीज वाले दिया हुआ है ना, ये भी आप लोगों का MCQs आ सकता है। इफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजेज विद ईच एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस्ड देन इट इज द प्रिंसिपल ऑफ, तब उसका आंसर क्या होगा? इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन अगर यहाँ पे आप लोगों की स्टेटमेंट आ जाती है कि इफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट विद ईच एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस्ड देन इट इज द प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट इंक्रीजिंग कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सॉरी, ठीक है। तो ये आप लोगों के यहाँ से 3 MCQs इस तरह के आ सकते हैं। जस्ट आपने वीडियो में जो MCQs देख रहे हो जस्ट उस पर आप लोग रिलाई ना किया करें, उससे मिलते जुलते और कौन से MCQs आ सकते हैं आप ये भी देखा करें, ठीक है। आगे हम चलते हैं, द वैल्यू ऑफ द सर्विसेज एक्सचेंज थ्रू फैक्टर मार्केट्स ईच ईयर इज मेजर्ड एज नेशनल इनकम, यानी कि फैक्टर मार्केट में जितनी भी सर्विसेज एक्सचेंज हो रही होती है उन सब की वैल्यूज का सम जो हर साल निकाला जाता है उससे हमें पता चलता है कि हमारे मुल्क की नेशनल इनकम कितनी है। यहाँ पे आप लोगों का एक और MCQ ऐसे भी आ सकता है, The value of the products exchanged through product markets each year is measured as, अगर यहाँ पे सर्विस की जगह पे प्रोडक्ट आ जाए और फैक्टर मार्केट जगह पे प्रोडक्ट मार्केट आ जाए तो अब आपका आंसर क्या होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है, ये 2 तरह के MCQs इस तरह से आते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, वी ऑल वेंट अ बंच ऑफ स्टफ वी कॉन्ट हैव एवरीथिंग दैट वी वांट, यानी कि हम सब कुछ सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं लेकिन हम हर चीज बाय नहीं कर सकते। तो ये किस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करती है? स्कैर्सिटी को, कमी को, ठीक है। आगे हम चलते हैं, अगर नेस्ले कंपनी की जो डिमांड है नेस्ले जूसेस की वो इलास्टिक है, यानी कि इलास्टिक इस तरह से है कि अगर वो प्राइस को बढ़ा देते हैं तो डिमांड जो है ना वो प्राइस से भी ज्यादा कम हो जाएगी। तो अगर इस सिचुएशन में जब वो डिमांड बढ़ाएंगे तो उनका जो रेवेन्यू है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यहां से भी आप लोगों के MCQs बहुत ज्यादा इस तरह के आते हैं, ठीक है। देखिए आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब भी डिमांड इलास्टिक होगी तो आप प्राइस बढ़ाएंगे तो आपका जो रेवेन्यू है ना वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर डिमांड इन इलास्टिक होगी और आप फिर प्राइस बढ़ाते हैं तो फिर आप लोगों का रेवेन्यू क्या करेगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है, आप लोगों को किस तरह के MCQs आते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, कंपनी है ABC डील करती है वो ऑटोमोबाइल्स के साथ। अगर ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स उनको चाहिए होते हैं ऑटोमोबाइल बनाने में अगर उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है तो फिर क्या होगा? देखिए हमने ये पढ़ा है कि जब भी जो कंपनीज होती है ना उनकी अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हैं वो महंगे हो गए हैं तो वो ऑटोमोबाइल बढ़ाने पे उनको खर्चा ज्यादा आएगा ना, उसकी वजह से क्या होगा कि उनकी जो सप्लाई कर रहे हैं ना ऑटोमोबाइल्स के लिए वो लेफ्टवर्ड जो है वो शिफ्ट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि देखें उनको चीज ऑलरेडी महंगी पड़ रही है, महंगी उनको पड़ रही है तो वो क्या करेंगे? चीज कम बनाएंगे, सप्लाई कम हो जाएगी। तो सप्लाई जब भी कम होती है तो आप लोगों की जो कर्व है वो लेफ्टवर्ड मूव कर देती है। जहां पे डिमांड आप लोगों की कम होती है वहां पे डिमांड कर्व भी लेफ्टवर्ड मूव कर जाती है। जहां पे आप लोगों की सप्लाई कर्व जो है ना जब सप्लाई किसी चीज में बढ़ रही होती है तो तब आप लोगों की सप्लाई कर्व राइटवर्ड मूव करती है। जब आप लोगों की किसी चीज में डिमांड बढ़ रही होती है तो आप लोगों की डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड मूव कर रही होती है, ठीक है। ये आप लोगों ने बातें याद रखनी है, ये बच्चे अक्सर इसमें जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर जो है ना इसमें से MCQs आते हैं। आगे हम चलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस इज अ प्राइस प्रिवेलिंग एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी दोनों जो है ना सप्लाई और डिमांड इक्वल होती है, उसी को हम लोग कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम प्राइस होती है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, व्हेन गवर्नमेंट गिव सब्सिडी टू प्रोड्यूसर्स, यानी कि गवर्नमेंट जो है ना वो प्रोड्यूसर्स को खुद पैसा दे रही है किसी भी चीज को बनाने के बाद, तो फिर क्या होगी? अब उनको पता है कि हम चीज बनाएंगे तो हमें गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा तो वो क्या करते हैं? अपनी सप्लाई को बढ़ा देते हैं,
ठीक है, ज्यादा चीज बनाएंगे पैसा लेने के लिए, क्योंकि पता है ना गवर्नमेंट अब पैसा देगी, तो वो सप्लाई को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन एक्शन इज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, यानी कि द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि आप अल्टरनेटिव देखते हैं कि जो आप लोगों को बेस्ट अल्टरनेटिव लगता है आप लोग उसी को चूज करते हैं, तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो कि डील करती है इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के साथ, इंडिविजुअल फर्म्स के साथ और फैक्टर प्राइसिंग के साथ। ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, ये बाकी जो तीनों ऑप्शंस है ना, ये हैं इसके मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, और ये वाले जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑप्शन है। ठीक है, इसी तरह से उलट भी एमसीक्यूज आ सकता है, वो आपसे जो है ना वो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऊपर लिख के और नीचे ऑप्शंस एक जो है ना वो मैक्रो इकोनॉमिक का डाल देंगे, बाकी जो है ना वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का डाल देंगे। तो उस अगर ऐसा कोई एमसीक्यूज आता है तो आपने ये वाले 3 पॉइंट्स आप लोग याद कर लें, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड, इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टॉक मार्केट, ये तीनों जो ऑप्शन है ना ये मैक्रो इकोनॉमिक के होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। What does डिमांड शेड्यूल रिप्रेजेंट? डिमांड शेड्यूल रिप्रेजेंट करता है कि डिमांड और प्राइस के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को। ठीक है, आगे हम चलते हैं। What will happen to the demand for a good A when the price of its substitute increase? सब्सटीट्यूट का क्या मतलब होता है कि दो चीजें जब उसमें कंपटीशन में होती हैं तो, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने प्रोडक्ट ए बनाई है, दूसरी ने जो है ना वो प्रोडक्ट बी बनाई है, तो ए के लिए जो प्रोडक्ट बी है वो उसका सब्सटीट्यूट है, तो जब बी की प्राइस इंक्रीज होगी तो लोग बी को छोड़ के क्या करेंगे, ए को खरीदेंगे। ठीक है, यानी कि जो ए की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। सपोज अ गुड इज हैविंग इलास्टिक डिमांड, ठीक है, यानी कि एक चीज है उसकी इलास्टिक डिमांड है, इस में अगर हम लोग उसकी प्राइस को इंक्रीज करते हैं तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखें एमसीक्यू जो है ना वो रिपीट भी हो गया। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से होते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के? तो इसके दो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, एक तो टाइम पीरियड और दूसरा जो है ना वो टेस्ट और प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। आगे हम लोग चलते हैं। डिमांड फॉर अ बुक इज एक्सप्रेस्ड एज, जो डिमांड है बुक की वो है क्यू डी इज इक्वल टू 100 माइनस पी, उसकी सप्लाई जो है ना वो है क्यू एस इज इक्वल टू 4p। अब इक्विलिब्रियम प्राइस वो कह रहे हैं कि गुड की जो है ना यानी कि उसी बुक की जो प्राइस है वो कितनी है 20, तो वो कह रहे हैं कि हमें आप इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड आउट करके दें। ठीक है, तो हमें पता है कि जब हमारे पास जो है ना वो प्राइस की वैल्यू आ जाए तो हमारी मर्जी होती है, चाहे आप लोग डिमांड वाली इक्वेशन में उसको पुट करके वैल्यू निकालें या चाहे आप लोग सप्लाई वाली इक्वेशन में उसको वैल्यू को आप लोग पुट करके निकालें। ठीक है, अब ये देखिए 20 है, पहले आप इसमें पुट करके देख लें 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा 80। ठीक है, या अगर आप इसको इसमें पुट करके देखते हैं तब भी क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 80, तो इसका जो 80 है ना वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। इफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 50 एंड इस प्राइस इज इक्वल टू 40, कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा? हमें पता है कि इसका कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला होता है CS इज इक्वल टू MU माइनस P। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है, मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस, तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी में से प्राइस को माइनस करें यानी कि 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। नॉर्मली द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसकी नॉर्मल शेप कन्वेक्स होती है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इन्फिनिटी, यानी कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है ना सप्लाई की वो बहुत ही ज्यादा है, बेहद है, तो फिर सप्लाई कर्व कौन सी होगी हमारे पास? हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है, जहां पे बिल्कुल होती ही नहीं है ना इलास्टिसिटी, बिल्कुल वहां पे लाइन जो है ना वो वर्टिकल आ जाती है। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। आपके इस तरह के ना आप लोगों के 2 एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, बल्कि 3 आते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप जो है ना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर वो जहां पे आपको कहेंगे इन्फिनिटी तो वहां पे कर्व हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है। जहां पे वो कहेंगे जीरो जो है ना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज जीरो या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो, तो वहां पे आप लोगों की जो सप्लाई या डिमांड कर्व होगी वो हमेशा आती है वर्टिकल। लेकिन जहां पे आपकी प्राइस इलास्टिसिटी आती है 1, वहां पे आप लोगों की सप्लाई कर्व होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, ये 3 एमसीक्यूज आपके आते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। और इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, हमारी इकोनॉमी अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स होती हैं, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ ख्वाहिशात और जरूरियात होती हैं, ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है। फैक्टर मार्केट्स विच आर आल्सो टर्म्ड, आप उसको रिसोर्स मार्केट भी कहते हैं। वहां पे क्या चीज एक्सचेंज होती है? फैक्टर्स की सर्विसेज एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। इस तरीके से ये भी आपका एमसीक्यूज आ सकता है कि प्रोडक्ट मार्केट्स विच इज प्रोडक्ट मार्केट को हम लोग जो है ना उसमें क्या एक्सचेंज होता है, तो आप लोगों ने वहां पे कहना है कि वहां पे प्रोडक्ट्स एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब हाउ इंटरेस्ट रेट अफेक्ट्स इन्फ्लेशन बट इट डज नॉट प्रोवाइड एनी गाइडेंस ऑन वेदर व्हाट पॉलिसी शुड बी फॉलोड। हमने 2 तरह की ब्रांचेस पढ़ी है, एक हमने पढ़ी है नॉर्मेटिव और दूसरी हमने पढ़ी है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो हमारे पास होती है ना वो इकोनॉमिक्स जिसमें हमें सिर्फ यही बताया जाता है कि फलां मसला है, फलां मसला जो है ना वो अफेक्ट कर रहा है, लेकिन कोई गाइडेंस नहीं दी जाती कि कैसे इस पॉलिसी को चेंज करना चाहिए, तो वो हमारे पास वो कौन सी होती है? वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है। लेकिन वो इकोनॉमिक्स जहां पे मसला भी बताया जाता है, जहां पे गाइडेंस भी दी जाती है, तो वो वाली कौन सी होती है? वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है। आप लोगों का एक तो 2 तरह के इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, और इसके अलावा आप लोगों का ऐसे भी एमसीक्यूज आता है
इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट इज, वो होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। और जो इकोनॉमिक्स होती है ना, इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट ऑट टू बी या व्हाट शुड बी, ठीक है, वो आप लोगों की होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। आगे ये आप लोगों की बुक में लिखे हुए हैं। अच्छा, व्हाई डज डिमांड कर्व टिपिकली नेगेटिवली स्लोप इन माइक्रो इकोनॉमिक्स? डिमांड कर्व क्यों नेगेटिवली स्लोप होती है? ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्योंकि डिमांड कर्व देखें ना, नेगेटिवली स्लोप तभी होती है जब डिमांड किसी चीज की कम हो जाती है। तो डिमांड हमेशा किसी भी चीज की कम तभी होती है जब हमारे पास उसका अल्टरनेटिव कोई दूसरी चीज हमारे पास मौजूद होती है, कोई सब्स्टिट्यूट उसका जो है ना वो हमारे पास मौजूद होता है। अगर कोई दूसरी चीज नहीं होगी तो चाहे जितनी मर्जी वो डिमांड प्राइस किसी चीज की बढ़ जाए, हम लोग डिमांड नहीं कम करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 है तो सप्लाई कर्व क्या होगी? वर्टिकल होगी। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि इस तरह का एमसीक्यूज आ सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस प्रॉम्प्ट्स प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस मोर एंड कंज्यूमर्स टू डिमांड लेस? ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें समझने वाला है जरा यहाँ पे। वो कौन सी चीज है जो प्रोड्यूसर्स को ज्यादा प्रोड्यूस करने पे मजबूर करती है और कंज्यूमर्स को की जो है ना वो डिमांड को कम कर देती है? वो चीज होती है शॉर्टेज। क्यों? मैं आपको बताती हूँ। शॉर्टेज जहां पे होती है ना, आपको पता है जहां पे किसी चीज की शॉर्टेज हो जाती है तो प्राइस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। प्राइस जब किसी चीज की बढ़ जाती है ना तो फिर प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, जो कंपनी वाले होते हैं, वो कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट महंगा बिकेगा। वो फिर क्या करते हैं? अपना प्रोड्यूस ज्यादा करते हैं। उनको वो एक प्रॉम्प्ट मिल जाती है, एक एनर्जी मिलती है कि हम लोग ज्यादा प्रोड्यूस करें। अब क्योंकि वहां पे क्या है कि प्राइस इंक्रीज हो चुकी है तो फिर कंज्यूमर्स क्या करते हैं? डिमांड लेस कर देते हैं, क्योंकि जहां पे प्राइस इंक्रीज होती है डिमांड लेस हो जाती है। एक तो ये हो गया। आपका ये वाला एमसीक्यूज ऐसे भी आता है, विच काजेस द प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस लेस एंड कंज्यूमर्स टू डिमांड मोर। तो उसके लिए फिर आपका आंसर होगा सरप्लस, ठीक है। क्योंकि वो सरप्लस ही होता है, यानी कि जब किसी चीज की ज्यादती हो जाती है, चीज सस्ती हो जाती है, प्रोड्यूसर्स फिर उसकी प्रोडक्शन कम कर देते हैं क्योंकि उनको नुकसान हो रहा होता है, और जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डिमांड ज्यादा कर देते हैं क्योंकि उनको सस्ते में चीज मिल रही होती है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। सप्लाई शेड्यूल वो टेबल होता है जिसमें मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन होते हैं क्वांटिटी, सप्लाइड एंड प्राइस के, ठीक है। डिमांड शेड्यूल हमने पढ़ा है कि वो टेबल होता है कि जिसमें कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं? क्वांटिटी, डिमांडेड एंड प्राइस के, ठीक है। और सप्लाई शेड्यूल में क्वांटिटी, सप्लाइड एंड प्राइस के होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। जब सीडी प्लेयर की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाती है और लेकिन उसका जो टोटल रेवेन्यू है वो डिक्रीज हो गया है, तो उससे इसका क्या मतलब है कि सीडी प्लेयर की डिमांड क्या है? हमने ये पढ़ा है जहां पे प्राइस इंक्रीज होने से टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होता है तो वहां पे चीज क्या होती है? इलास्टिक होती है, ठीक है। ये क्या है? प्राइस इलास्टिक है। आगे हम लोग चलते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? फॉल इन एडिशनल सेटिस्फेक्शन क्रिएटेड बाय कंजम्पशन ऑफ मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड। यानी कि जब आप ज्यादा से ज्यादा चीजें कंज्यूम कर रहे होते हैं तो वो जो आप लोगों को एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे जो बच्चे हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो टोटल सेटिस्फेक्शन पे चले जाते हैं। भाई टोटल सेटिस्फेक्शन आपकी कम नहीं होती, आपकी एडिशनल सेटिस्फेक्शन कम होती है, ठीक है। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। आगे हम लोग चलते हैं। 40% अगर इंक्रीज हो रहा है कार की डिमांड में, और ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, हमारा पहले एमसीक्यूज आ चुका है, तो 40 डिवाइडेड बाय 20 आपने करना, तो आप लोगों के पास आंसर जो है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। हसन महमूद ने अपनी कंपनी, अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स की ओपनिंग में ये कहा है कि जो खाने की जो प्राइसेस हैं उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? देखिए उन्होंने ये कहा है कि द प्राइसेस शुड बी कंट्रोल्ड फॉर अ कंफर्टेबल लिविंग। एक तो चीज होती है ना वो इकोनॉमिक्स जो जिसमें जो है ना वो जस्ट जो है ना वो आप कहते हैं कि ये चीज ऐसे है। अगर वो ये कहता है ना कि फूड प्राइसेस ज्यादा है तो फिर तो हम लोग कहते हैं कि वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि एक गाइडलाइन दे रहा है ना कि हमें जो है ना फूड प्राइसेस को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट ऑट टू बी है, तो ये क्या है हमारे पास? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की ये स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद व्हाट डज द इकोनॉमिक टर्म राशनिंग रेफर? राशनिंग का क्या मतलब होता है? एलोकेशन ऑफ स्कैर्स गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं। जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है प्रोड्यूसर्स को तो उससे क्या होता है? ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं। डिमांड साइड ऑफ द प्रोडक्ट मार्केट जो है वो डिमांड साइड जो होती है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? प्रोडक्ट मार्केट में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट परचेजेस और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। व्हाट विल हैपन टू द डिमांड ऑफ अ गुड when price of its complementary good increases? यानी कि जो complementary गुड की जो प्राइस है, यानी कि complementary गुड्स वही होती है ना, यानी कि वो दो चीजें जो आप लोग हमेशा इकट्ठी इस्तेमाल करते हैं। एक की जब आप लोग डिमांड कम करते हैं दूसरे की भी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। तो जब जो कंप्लीमेंट्री चीज होती है अगर उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा? उसकी तो डिमांड डिक्रीज होगी, साथ में दूसरे की भी तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है इट विल डिक्रीज, ठीक है। What would cause a supply curve of wheat to shift to the right? सप्लाई कर्व जो है वीट की वो राइट की तरफ कब मूव करेगी? जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर जाएगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, क्योंकि हमें पता है सप्लाई तभी बढ़ाती है कंपनियां जब उनकी अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो उनका खर्चा होता है ना प्रोडक्शन के ऊपर वो कम आ रहा होता है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। प्राइस फ्लोर रिजल्ट्स इन
एक्सेस सप्लाई। देखिए प्राइस फ्लोर क्या होता है, वो कम से कम प्राइस जो गवर्नमेंट कह देती है कि बस ये इससे नीचे प्राइस पे जो है ना वो चीज नहीं बिकेगी। उससे क्या होता है कि ये जो दुकानदार होते हैं ना या ये जो कंपनीज होती हैं वो कहती हैं कि हाँ बस ठीक है, ये हमारी अब हम जो है ना वो चीज एक जो है ना वो सेट हो चुके हैं कि हमने इस चीज से मतलब हमारी जो है ना मजीद हमारी चीज की जो कीमत है ना वो गिर नहीं सकती। तो वो क्या करते हैं, ज्यादा सप्लाई करना शुरू कर देते हैं, ज्यादा चीज को बनाना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या हो जाती है, एक्सेस सप्लाई होती है। इसके बरक्स ये भी आप लोगों को एमसीक्यू बता सकते हैं कि प्राइस फ्लोर की वजह से क्या होता है, तो प्राइस फ्लोर की वजह से डिमांड ज्यादा होती है। प्राइस फ्लोर वो होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो एक गवर्नमेंट जो है ना वो कर देती है कि इस प्राइस से ज्यादा जो है ना वो आप चीज महंगी नहीं कर सकते, ठीक है। वो कम से कम प्राइस होती है कि बस यही प्राइस अब रहनी चाहिए, इससे ज्यादा जो है ना वो प्राइस नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो कंपनीज ये देखती है कि अब हमारा प्रोडक्ट जो है ना उसके महंगी होने के तो कोई चांसेस है ही नहीं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि अपनी सप्लाई को वो तो कम कर देते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोगों को पता होता है कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये जो चीज है, ये उनको पता होता है कि ये चीज इसकी जो है ना वो इतनी ही प्राइस है, तो वो अपनी डिमांड को जो है ना वो फिर बढ़ा देते हैं क्योंकि उनको फायदा हो रहा होता है, ठीक है। उनको चीज सस्ती पड़ रही होती है। आगे हम लोग चलते हैं, वो साइंटिस्ट विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड द स्केयर्स मीन्स, ये डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की। आगे हम चलते हैं, 10% अगर इंक्रीज होता है मटन में, उसकी वजह से 30% इंक्रीज हो जाता है बीफ की डिमांड में। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी वो कह रही है कि कितना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमें पता है कि जो इंक्रीज इन डिमांड होता है यानी कि चेंज इन डिमांड वाला फैक्टर वो हम लोग नॉमिनेटर में रखते हैं, ऊपर रखते हैं, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं चेंज इन प्राइस वाले फैक्टर के ऊपर। तो 30 - 10 आएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, द न्यू टेक्नोलॉजी विच रिड्यूसेस कॉस्ट फॉर फर्म्स। वो न्यू टेक्नोलॉजीज की वजह से अब फर्म्स की जो है ना कॉस्ट जो है अपनी वो कम हो रही है। तो कॉस्ट जब भी फर्म्स की कम होती है तो क्या करते हैं, वो उनकी सप्लाई बढ़ जाती है। ये मैं आपको ये इस पूरी वीडियो में ये बात चौथी दफा बता रही हूँ। सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ने की वजह से हमें पता है कि जब सप्लाई बढ़ती है तो वो जो कर्व है वो शिफ्ट कर जाती है राइट की तरफ। इंफीरियर गुड्स वो चीजें होती है जिनकी क्वांटिटी जो है ना वो डिक्रीज हो जाती है जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है। कर्व जो होती है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की, वो क्या होती है, हाइपरबोला होती है। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। आगे हम चलते हैं, राबिया ने डिसाइड किया टू लुक आफ्टर हर बेबी एट होम रादर देन गोइंग आउट विद हर फ्रेंड्स इन अ पार्क। तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी कि उसने एक चीज जो उसको ज्यादा बेहतर लग रही थी उसके लिए उसने दूसरी चीज जो है ना वो सैक्रिफाइस कर दी, पार्क में जाना उसने सैक्रिफाइस किया, तो दैट इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आगे हम जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड। इसके डिटर्मिनेंट में ये सारी चीजें आ जाती हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स, एम्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव गुड्स। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की जो कि डील करती है, किसके साथ डील करती है, ये हम लोग पहले भी एमसीक्यूज आ चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर गवर्नमेंट टैक्स इंपोज कर देती है ना किसी चीज के ऊपर, तो उससे फिर क्या होगा, टैक्स जब इंपोज करेगी गवर्नमेंट तो फिर जो है ना उनको पता होता है कंपनियों को कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो हमें ही महंगा पड़ जाना है क्योंकि हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं कि चीज की जो प्राइस होती है ना वो बढ़ा देते हैं, या वो चीज की प्राइस ना भी बढ़ाएं, अगर चीजों के ऊपर ही गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है ना तो भी क्या होता है कि वो चीज महंगी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आगे हम चलते हैं, वेन एवर वी हैव टू गिव अप हायर एंड हायर यूनिट्स ऑफ वन गुड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट, दिस प्रिंसिपल शोज द इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। हसन जो है वो सर्जिकल बिजनेस चलाता है और सर्जिकल टूल्स देता है लोकल हॉस्पिटल्स को। अपनी कंपनी में हसन किस कैटेगरी में फॉल करेगा, दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, शुगर केन जो है ना वो शुगर बीट से बनती है। ठीक है, तो जब शुगर बीट्स की प्राइस अगर गिर जाती है तो उससे क्या होगा, कंपनियों को हमें पता है कि शुगर बीट्स जो है ना वो कंपनियों को सस्ता पड़ेगा, तो वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शुगर बनाएंगे, सप्लाई अपनी बढ़ा देंगे क्योंकि अपनी उनकी जो कॉस्ट है वो उनको कम पड़ रही है। तो वो क्या करेंगे, सप्लाई कर्व जो है ना वो राइट वर्ड मूव कर जाएगी। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एक्सचेंज इन प्रोडक्ट्स मार्केट ईच ईयर इज मेजर्ड एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट की बात हो रही है। अगर फैक्टर मार्केट की बात होती तो फिर आप लोगों का क्या आ जाता, नेशनल इनकम की बात होती वहां पे। ठीक है, अच्छा, हाउ वी कैन डिफाइन द टर्म एजम्पशन इन इकोनॉमिक्स। एजम्पशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एजम्पशन होता है कोई भी आप जो एक बिलीफ होता है आप लोगों का किसी सच के बारे में जिसमें आप लोगों के पास प्रूफ नहीं होता। ठीक है, अगर तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी भी चीज के लिए इन्फिनिटी है तो गुड क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, यानी कि डिमांड बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है, इन्फिनिटी का यही मतलब होता है ना कि अनलिमिटेड डिमांड है, तो चीज वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगी उसकी। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, Q इज इक्वल टू A माइनस BP। ये कौन सी इक्वेशन है, डिमांड फंक्शन की। अगर आपके एमसीक्यूज में आ गया ना Q इज इक्वल टू C प्लस DP, वो किसका इक्वेशन होती है, वो सप्लाई फंक्शन की होती है।
आगे हम चलते हैं। इफ देयर इज अ इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम, 16,000 से उसकी इनकम फॉल करके 10,000 पे आ गई है किसी बंदे की, तो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर नॉर्मल गुड्स, जो नॉर्मल गुड्स हैं उनकी तो डिमांड जो है जाहिर सी बात है वो कम हो जाएगी, उसके पास पैसे कम है तो वो चीजें भी कम ही खरीदेगा, जिसकी वजह से डिमांड कर्व जो है ना वो लेफ्ट वर्ड मूव कर जाएगी। जब भी डिमांड या सप्लाई गिर रही होती है, कम हो रही होती है, तो वो जो कर्व है वो लेफ्ट पे जो है ना वो मूव करती है। Which of the following is true? तो ये हमें पता है प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आगे चलते हैं। सपोज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कार के लिए वो है 2.5, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या शो कर रही है, हमें पता है कि 1 से ग्रेटर वैल्यू हो जाती है तो वो उसका क्या मतलब होता है, वो चीज इलास्टिक होती है। तो वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2.5, इसका मतलब क्या है कि ये जो डिमांड है वो क्या है, इनकम इलास्टिक है, ठीक है। अगर यहाँ पे जो है ना, अगर यहाँ पे आ जाता 1 तो हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट इलास्टिसिटी होती, और अगर यहाँ पे आ जाता 0 पॉइंट या 1 से कोई भी छोटा फैक्टर आ जाता तो हम लोग उसको कहते हैं इनकम इन इलास्टिक होती, ठीक है। अच्छा, बेनिफिट और सेटिस्फेक्शन जो आप लोग डिराइव करते हैं चीजों को कंज्यूम करने से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। आगे जो है ना, बस ये आप लोगों के थे एमसीक्यूज। इसमें से अक्सर आप जो है ना, आप लोग यकीन जाने कि आपके 70 to 80% एमसीक्यूज जो है ना वो इसमें से आ सकते हैं। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेने हैं यार। मैंने आप लोगों को समझा भी दिए हैं। पेड सर्विसेज चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, आप लोग वहां पे आए, वहां पे आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पेड सर्विसेज भी दी जाती हैं, ठीक है। मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा, हमेशा मेरे लिए दुआ में अपने मेरे चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे आप लोग शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।